नमस्ते। पश्चिमी एशिया में युद्ध का तनाव एक बार फिर एक्टिव हो गया है। दुनिया को लग रहा था कि अब युद्ध रुक जाएगा, लेकिन अचानक ट्रंप ने ऐसा खेल शुरू कर दिया जिसने पूरे पश्चिम एशिया को फिर बारूद के मुहाने पर ला खड़ा किया। एक तरफ सोशल मीडिया पर डील और समझौते की बातें, दूसरी तरफ अमेरिकी युद्धपोत होर्मुज के पास एक्टिव, ईरान के तटीय इलाकों पर हमले, स्पीड बोट्स को निशाना, ड्रोन की उड़ान और फारस की खाड़ी में बढ़ती सैन्य हलचल ने साफ कर दिया कि मामला सिर्फ बातचीत का नहीं है, कुछ बहुत बड़ा पर्दे के पीछे पक रहा है। सबसे ज्यादा डर इसलिए बढ़ गया क्योंकि यह सब उस समुद्री रास्ते के पास हो रहा है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। यानी अगर यहां आग भड़की तो असर सिर्फ ईरान या अमेरिका पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कतर में चल रही डील के बीच अचानक पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया गया। अमेरिका और ईरान की बातचीत में अब दोहा सबसे बड़ा केंद्र बनता दिख रहा है। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान का पत्ता क्यों कट रहा है? ट्रंप बातचीत के बीच बार बार हमला क्यों कर रहे हैं? क्या अमेरिका ईरान को डराकर झुकाना चाहता है या फिर यह आने वाले बड़े युद्ध की तैयारी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या होर्मुज अब दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोट की उल्टी गिनती शुरू कर चुका है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे बंद कमरों की डील से लेकर होर्मुज में बरसते बमों तक का पूरा खेल, वो रणनीति जिसे समझे बिना पश्चिम एशिया का ये नया संकट समझना नामुमकिन है। पिछले 24 घंटे में जो घटनाएं हुई है उन्होंने पूरे पश्चिम एशिया को फिर से हिला दिया। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान के कई रणनीतिक इलाकों पर हमले किए। बंदर अब्बास, सिरिक, जास्क और लराक द्वीप के आसपास विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। यही वो इलाका है जहां ईरान ने वर्षों से अपनी समुद्री ताकत खड़ी की है। बंदर अब्बास सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि ईरान की सैन्य रीढ़ माना जाता है। यहाँ IRGC की 9 सैनिक इकाइयां तैनात रहती है। यहीं से होर्मुज स्ट्रेट की निगरानी होती है और यहीं से ईरान जरूरत पड़ने पर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई रोकने की धमकी देता है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरानी एयर डिफेंस एक्टिव हो गया और कुछ देर के लिए पूरा इलाका युद्ध क्षेत्र में बदल गया। अमेरिका का दावा है कि ईरानी स्पीड बोट समुद्र में माइंस बिछा रही थी और यह कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई। लेकिन सवाल यही है कि अगर बातचीत चल रही थी तो फिर अचानक इतनी आक्रामक कार्रवाई क्यों हुई? यही वो बिंदु है जिसने दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप वो व्यक्ति है जो व्हाइट हाउस से प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी खुद ही संभालता है। आज की दिनांक में नेतन्याहू के बाद इस बंदे को मुल्लाओं का काल माना जाता है। यही ट्रंप लगातार सोशल मीडिया पर समझौते की बातें कर रही थी, लेकिन जमीन पर अमेरिकी सेना हमले कर रही थी। इसका मतलब साफ है कि वॉशिंगटन दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ कूटनीति, दूसरी तरफ सैन्य दबाव। अमेरिका शायद ईरान को यह संदेश देना चाहता है कि अगर उसने वार्ता में अमेरिकी शर्तें नहीं मानी तो अगले हमले कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं। मतलब होरों के तबेलों में अभी भी शांति की गुंजाइश नहीं है। यहां बंदर अब्बास का महत्व समझना भी बहुत जरूरी है। होर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित यह इलाका ईरान का सबसे बड़ा नौसैनिक केंद्र है। यहीं से ईरानी स्पीड बोट्स, मिसाइल बोट्स और ड्रोन ऑपरेशन संचालित होते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि यहां भूमिगत मिसाइल स्टोरेज भी मौजूद है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट्स को भी निशाना बनाया गया। अगर यह सच है तो इसका मतलब सिर्फ चेतावनी देना नहीं बल्कि ईरान की समुद्री युद्ध क्षमता को कमजोर करना था। यही वजह है कि हमले के तुरंत बाद ईरान की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी वॉरशिप की तरफ मिसाइलें दागी और अमेरिकी लड़ाकू विमानों को पीछे हटने पर मजबूर किया। साथ ही एक MQ-9 ड्रोन गिराने का भी दावा किया गया। ईरान का कहना है कि उसने अरास कमागिर नाम के नए सिस्टम का इस्तेमाल किया। यह दावा कितना सही है इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इतना तय है कि ईरान अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि मुल्लागर्दी दिखाने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ईरान ने ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी में तेजी से निवेश किया है। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस को ड्रोन सप्लाई करने के आरोपों के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि ईरानी ड्रोन कितने प्रभावी हो सकते हैं। हालांकि आज ईरान भी दूसरा पाकिस्तान बन गया है और यहां भी मदरसा पैदाइश कटोरे बजा रही है।
लेकिन असली खेल सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक भी है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन में से एक है। हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक और कतर का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर है। अगर यहाँ फिर से युद्ध बढ़ता है तो सिर्फ पश्चिम एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तेल की कीमतें फिर से आसमान छू सकती है। यही वजह है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर हॉर्मुज को पूरी तरह ईरानी नियंत्रण में नहीं जाने देना चाहता। यहीं पर आता है टोल सिस्टम वाला विवाद। ईरान लंबे समय से चाहता है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर उसका प्रभाव बढ़े। ईरान का तर्क है कि यह उसका रणनीतिक क्षेत्र है और सुरक्षा बनाए रखने में उसकी बड़ी भूमिका है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो साहब कह चुके हैं कि हॉर्मुज हर हालत में खुला रहना चाहिए और वहां किसी तरह का टोल या बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। इसका मतलब यह है कि असली संघर्ष सिर्फ यूरेनियम या परमाणु कार्यक्रम नहीं बल्कि समुद्री नियंत्रण का भी है। इसी बीच कतर अचानक पूरी कहानी के केंद्र में आ गया है। दोहा में चल रही बातचीत अब पश्चिम एशिया की सबसे अहम कूटनीतिक गतिविधि बन चुकी है। ईरानी वार्ताकार वहां मौजूद है और अमेरिकी प्रतिनिधियों के पहुंचने की भी चर्चा है। दिलचस्प बात यह है कि पहले पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा था। इस्लामाबाद को उम्मीद थी कि वह इस संकट में बड़ी भूमिका निभाएगा और इससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय अहमियत बढ़ेगी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। कतर धीरे धीरे पाकिस्तान की जगह लेता दिखाई दे रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है भरोसा। ईरान को लगता है कि पाकिस्तान पूरी तरह स्वतंत्र भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान के अमेरिका, चीन और खाड़ी देशों से जटिल रिश्ते हैं। दूसरी तरफ कतर ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को मध्यस्थ के रूप में मजबूत किया है। अफगानिस्तान वार्ता से लेकर हमास इजराइल कैदियों की डील तक कतर लगातार पर्दे के पीछे सक्रिय रहा है। दोहा अब पश्चिम एशिया की बैक चैनल डिप्लोमेसी का केंद्र बन चुका है। यही वजह है कि ईरान अब बातचीत को कतर के जरिए आगे बढ़ाना ज्यादा सुरक्षित मान रहा है। यही बदलाव पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बन रहा है। पाकिस्तान पहले आर्थिक संकट से जूझ रहा है। विदेशी कर्ज 135 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। महंगाई और बेरोजगारी ने मुल्लों के तहमंद फाड़ रखे हैं। ऐसे समय अगर पश्चिम एशिया की राजनीति में उसकी भूमिका घटती है तो इसका असर उसकी कूटनीतिक ताकत पर भी पड़ेगा, खासकर तब जब भारत तेजी से खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर चुका है। यूएई और सऊदी अरब के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी लगातार बढ़ रही है। भारत और कतर के बीच ऊर्जा सहयोग भी मजबूत हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए रणनीतिक जगह सिकुड़ती दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं। अगर समझौता करना है तो फिर बार बार हमले क्यों, और अगर युद्ध करना है तो फिर वार्ता का नाटक क्यों? इसका जवाब ट्रंप की राजनीति में छिपा है। अमेरिका में चुनावी माहौल और वैश्विक दबाव दोनों ट्रंप पर असर डाल रहे हैं। ट्रंप खुद को मजबूत नेता दिखाना चाहते हैं। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका कमजोर नहीं पड़ा और जरूरत पड़ने पर सैन्य ताकत इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ वो लंबा युद्ध भी नहीं चाहते, क्योंकि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर भारी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका अभी कंट्रोल्ड प्रेशर की रणनीति पर चलता दिख रहा है, यानी छोटे लेकिन लगातार हमले। ऐसे हमले जिनसे ईरान पर दबाव बना रहे लेकिन पूरा युद्ध शुरू न हो। इसे मिनी वॉर स्ट्रेटजी भी कहा जा सकता है। अमेरिका शायद उम्मीद कर रहा है कि लगातार सैन्य दबाव के कारण ईरान वार्ता में नरम पड़ जाएगा और यूरेनियम मुद्दे पर समझौता कर लेगा। यूरेनियम इस पूरी कहानी का सबसे विस्फोटक हिस्सा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम किसी तीसरे देश को सौंप दे या अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में नष्ट करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और चीन इसके संभावित विकल्प हो सकते हैं, लेकिन IRGC और ईरान के कट्टर धड़े इसके खिलाफ हैं। उनका मानना है कि अगर ईरान यूरेनियम छोड़ देता है तो उसकी रणनीतिक ताकत कमजोर हो जाएगी। यही वजह है कि बातचीत बार बार अटक जाती है। ईरान के भीतर भी हालात आसान नहीं है। युद्ध प्रतिबंध और आर्थिक दबाव ने वहां की मदरसा कौम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान इस संकट को राष्ट्रीय गर्व और प्रतिरोध की लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है।
यही कारण है कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई लगातार सख्त बयान दे रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के दावे कि मुज्तबा सुरक्षित ठिकाने पर चले गए हैं इस बात का संकेत है कि ईरान को बड़े हमले का डर बना हुआ है। अगर अमेरिका कभी सीधे ईरानी शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने की दिशा में बढ़ता है तो हालात पूरी तरह बदल सकते हैं। तब यह सिर्फ सीमित संघर्ष नहीं रहेगा, फिर इराक, सीरिया, लेबनान, यमन और फारस की खाड़ी तक आग फैल सकती है। हूती विद्रोही फिर लाल सागर में जहाजों को निशाना बना सकते हैं। इजराइल पर मिसाइल हमले बढ़ सकते हैं। अमेरिकी बेस खतरे में आ सकते हैं। यानी पूरा पश्चिमी एशिया एक साथ विस्फोटक की स्थिति में जा सकता है। इजराइल भी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहा है। तेल अवीव नहीं चाहता कि अमेरिका ईरान के साथ ऐसा समझौता करे जिससे तेहरान को राहत मिल जाए। इजराइल का मानना है कि ईरान समय हासिल कर अपनी ताकत फिर बढ़ा सकता है। यही वजह है कि इजरायली राजनीति के भीतर भी इस संभावित समझौते को लेकर बेचैनी है। अगर अमेरिका नरमी दिखाता है तो इजराइल अकेले भी आक्रामक कदम उठा सकता है। दूसरी तरफ खाड़ी देश दुविधा में है। सऊदी अरब और यूएई नहीं चाहते कि ईरान पूरी तरह मजबूत हो, लेकिन वे बड़ा युद्ध भी नहीं चाहते, क्योंकि युद्ध की स्थिति में सबसे पहले उनकी तेल अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। यही कारण है कि वे एक तरफ अमेरिका के साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे तनाव कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कतर इसी संतुलन की राजनीति का फायदा उठा रहा है। भारत के लिए भी एक घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा तेल हिस्सा पश्चिमी एशिया से खरीदता है। अगर होर्मुज स्ट्रेट अस्थिर होता है तो भारत पर सीधा आर्थिक असर पड़ेगा। तेल महंगा होगा, आयात बिल बढ़ेगा और बाजारों में दबाव आएगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने पिछले वर्षों में पश्चिम एशिया में संतुलित कूटनीति अपनाई है। भारत के अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई और ईरान सभी से रिश्ते हैं। यही संतुलन भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। इस पूरे संकट में एक और चीज बेहद दिलचस्प है। अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है, लेकिन अभी तक उसने पूर्ण युद्ध का रास्ता नहीं चुना। इसका कारण सिर्फ सैन्य लागत नहीं बल्कि चीन और रूस भी है। चीन ईरानी तेल का बड़ा खरीदार है। रूस और ईरान के रिश्ते भी गहरे हो चुके हैं। अगर अमेरिका बहुत आगे बढ़ता है तो यह संघर्ष वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि वाशिंगटन हर कदम बेहद सोच समझकर उठा रहा है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। होर्मुज में एक छोटी गलती भी बड़े विस्फोट में बदल सकती है। अगर किसी अमेरिकी जहाज को भारी नुकसान पहुंचता है या किसी बड़े ईरानी सैन्य ठिकाने पर विनाशकारी हमला होता है तो फिर हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। यही डर दुनिया को परेशान कर रहा है। बाजारों में बेचैनी बढ़ रही है। तेल कंपनियां अलर्ट पर हैं। शिपिंग कंपनियां जोखिम का आकलन कर रही है। और इसी बीच कतर में बंद कमरों के भीतर वार्ता जारी है। बाहर मिसाइलें हैं, अंदर समझौते की कोशिशें। बाहर धमाके हैं, अंदर डील की भाषा। यही पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी विडंबना है। यहाँ शांति और युद्ध अक्सर एक साथ चलते हैं। आज बातचीत होती है, कल बम गिरते हैं। आज सीज फायर की घोषणा होती है, अगले दिन ड्रोन हमला हो जाता है। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि अमेरिका ईरान को पूरी तरह खुली छूट देने के मूड में नहीं है। वहीं ईरान भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। दोनों पक्ष एक दूसरे को परख रहे हैं, दोनों ताकत दिखा रहे हैं और इसी शक्ति प्रदर्शन के बीच पूरी दुनिया सांस रोककर बैठी है कि आखिर अगला धमाका कहां होगा, कतर की बातचीत की मेज पर या होर्मुज की जलती लहरों के बीच। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।